दोस्तों, एक सिंप्लीफिकेशन की और एक्सरसाइज जिसमें हम बहुत ही सिंपल मेथड से सिंप्लीफिकेशन के कुछ सवाल करेंगे। जैसे कि ये, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशिंग द स्वीट्स इक्वली अमंग 25 चिल्ड्रन। देखो, ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं स्वीट्स को किसके बीच में? 25 चिल्ड्रन के बीच में। ठीक है, हमारे पास 25 बच्चे हैं, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ? इक्वली का मतलब क्या हुआ कि इक्वली दे रहे हैं, हर बच्चे को बराबर मात्रा में स्वीट्स मिल रही हैं, चाहे 10-10 हो, 8-8 हो। उसके बाद 8 स्वीट्स बच गई। ठीक है, आपके पास बैलेंस रह जाता है कितने का? 8 का बच जाता है। ठीक है, क्यों बच जाता है वो? क्योंकि उन 8 स्वीट्स को आप उनमें नहीं बांट सकते 25 बच्चों के बीच में। अगर 25 होती तो एक एक बांट देते, है ना। अगर 50 होती तो दो दो बांट देते। 8 रह गई, आप 25 बच्चों को तो दे नहीं सकते, या फिर उनको तोड़ के देते। उसके बाद क्या कह रहा है? हैड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हैड मतलब पास्ट टेंस का प्रयोग कर रहा है कि अगर बच्चों की संख्या होती, कितनी होती? 28 होती। अगर बच्चों की संख्या 28 होती तो क्या होता? देखो दोस्तों, जब आप बच्चों को मिठाई बांटते हो ना, और पूरी पूरी बढ़ती है नहीं बढ़ती, ये डिपेंड करता है कितने बच्चे हैं। अगर 25 बच्चे हैं तो आपकी मिठाई 25 के मल्टीपल में है ना, 25 के पहाड़े में है, 25 है, 50 है, 75 है, तो वो पूरी पूरी बटेंगी। 100 है, पूरी बढ़ जाएगी। अगर 105 मिठाई लेके आए हो, 25 बच्चों में बांटोगे, 4-4 आएंगी, 105 बचेंगी। पर अगर पहाड़ा आप 28 का देखो, अगर 28 बच्चों में बांटनी है तो जरूरी नहीं कि वो 8 बचेंगी। अब देखो, 25 का पहाड़ा चलाया आपने, 8 बच गए। 28 का पहाड़ा चलाओगे तो 28 के पहाड़े में तो कुछ और आएगा। 25 में आता है 25, 50, 75। 28 में आएगा 28, 56, 84। तो उसमें शेष जो बच रहा है वो अलग बचेगा। तो कितना बच रहा है इसमें? 22 स्वीट्स वुड हैव लेफ्ट आफ्टर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटिंग। बराबर बराबर जब बांट दोगे आप, तो आपके पास कितना बैलेंस बच जाएगा? 22 मिठाइयों का बच जाएगा आपके पास बैलेंस। ठीक है, वो तो हमें पता ही था, अलग बचेगा, 8 नहीं बचेगी। इतना हो गया। अब ये पूछ रहा है व्हाट वाज टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स क्या होगा? ठीक है, आपको दो ही चीजें बताइए कि अगर 25 में बांटोगे तो 8 बचेगा, 28 में बांटोगे तो 22 बचेगा। एलसीएम में थोड़े इससे मिलते जुलते सवाल आपने किए होंगे। उसमें कहा जाता था कि इसी संख्या को इससे भाग कर रहे हैं, इससे भाग कर रहे हैं, तो ये शेष बच रहा है, ये शेष बच रहा है। ऐसे कुछ सवाल आपने किए होंगे। थोड़ा सा मिलता जुलता वैसा ही सवाल है, बिल्कुल वैसा एलसीएम जैसा नहीं है। देखो दोस्तों, इसमें क्या करते हैं, 25 लोगों में बांट रहे हो आप। कितनी बांट रहे हो? मैं मान लेता हूँ x। ठीक है, लेट x स्वीट मैं मान रहा हूं कि आप x हर बच्चे में बांट रहे हो। तो 25x तो बट गई और 8 बैलेंस बच गई। तो टोटल स्वीट्स कितनी हुई आपके पास? ठीक है, टोटल स्वीट्स हो गई आपके पास 25x, ये बट गई 25 गुना में x एक बच्चे को, और 8 ये। हम मान के चलते हैं, कुछ तो मानना ही था। हम टोटल स्वीट को x मानते तो और मुश्किल होता। x को 25 बटों में बांट रहे हो आप, तो x बटे 25 करते। ठीक है, फिर जमा में 8 करते तो वो बटा बड़ा वो ज़्यादा मुश्किल हो जाता। फिर x बटे 25 को आप 28 से भाग कैसे करते हैं ना, थोड़ा मुश्किल है ना। x बटा 25 तो पहले ही है, बटा में 25 है, फिर उसको 28 से भाग कर रहे हो। तो इससे अच्छा हुआ कि मैंने मान लिया हर बच्चे को हम x स्वीट दे रहे हैं। ठीक है, x स्वीट देने के बाद उसको 25 में बांटना आसान है थोड़ा सा। तो कैसे करेंगे अब? इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिठाइयाँ इतनी हैं, अगर 28 में बांटोगे तो 22 शेष बचेगा। बांटने का मतलब शायद भाग करना ही तो नहीं है, बांटना या भाग करना। यानी कि इसके 28 भाग करना, आप 28 भाग करो या 28 से भाग करो या 28 में बांटो, बात एक ही है। तो ये कह रहा है कि इसको 28 से भाग करोगे तो 22 शेष बचेगा। ठीक है, तो मतलब पूरा पूरा भाग तो नहीं हो रहा, इसमें 22 शेष बच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये संख्या थोड़ी बड़ी है। कितनी बड़ी है? 22 बड़ी है, क्योंकि इसको भाग करने से 22 शेष बच रहा है। ठीक है, अगर मैं 22 घटा दूं तो फिर पूरी पूरी भाग हो जाएगी। जैसे कि आप 75 को भाग करते हो, ठीक है, किससे करते हो? 10 से। तो 10 साथे 70, कितना शेष बचेगा आपका? 5 बचेगा। जो शेष है उसको ही निकाल दो, ये 5 निकाल दो, 70, तो वो तो पूरा पूरा भाग हो जाएगा। वैसे ये क्या है, ये 28 से भाग कर रहा हूं तो 22 शेष बच रहा है। इसमें से मैं 22 घटा दूं, ये 22 घटा दिया, तो ये क्या होगी? ये इज डिविजिबल बाई। ये डिविजिबल हो जाएगी, किससे हो जाएगी? 28 से। 28 से भाग हो जाएगी। पर इसमें दिक्कत क्या है, इसको मैं लिख लूँ 25x, 8 में से 22 गए -14। इसमें दिक्कत ये है कि हमें कैसे पता चले 28 से भाग होगी। एक तो ये x की जगह 1 रख के देखो, 25 में 25 में से 14 गए,
11, 28 से भाग नहीं होता। 25 दूने 50 में से 14 गए, आपके कितने बच जाएंगे? 36। ऐसे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम ये देखें कि x के कितने मान पे ये 28 से भाग हो रही है, वही मान x का होगा। पर बड़ा मुश्किल है ऐसे रख रख के देखना, बहुत लंबा सवाल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, क्या कि 25x को मैं क्या लिख देता हूँ 28x माइनस 3x। क्यों लिखा? ताकि 28x तो भाग होता ही 28 से, 28 से 28 पे चला गया। x आप कुछ भी ले लो, x 7 ले लो, 28 गुणा में 7 बटे 28, 28 से 28 तो कट ही जाएगा। तो अच्छा है कि इसको 28 में बना लो थोड़ा सा। तो 25x को 28 में कैसे बनाएंगे? 28x माइनस 3x लिख दो, माइनस 14। ठीक है, इसको फिर क्या करते हैं, 28x अलग हो गया और ये माइनस दोनों में कॉमन है, ये आ गया 3x जमा 14। ठीक है, ये तो 28 से भाग हो जाएगा, तो इसको तो जरूरत नहीं है चेक करने की। इसका मतलब ये आपका 28 से भाग होना चाहिए, है ना? ये तो हो ही रहा है, चेक करने की जरूरत ही नहीं है। तो 3x प्लस 14 क्या होना चाहिए? 3x प्लस 14 इज डिविजिबल बाई 14, सॉरी डिविजिबल बाई 28। अब 28 से कब भाग होगा? x का मान रखो आप, x का मान मान लो 1 रखोगे तो 3 एकम 3 और 14 17 हो गया। एक बात ध्यान रखो, 28 एक सम संख्या है, कंपोजिट नंबर है। तो सम संख्या कोई भाग करती है ना? जैसे 17, 25 ये कभी सम संख्या से भाग नहीं होंगे। ठीक है, 17 जो है वो सम संख्या से भाग हो ही नहीं सकता 6 से या 8 से। ठीक है, क्योंकि वो खुद विषम है। तो इसलिए एक रखने का फायदा ही नहीं है। 1, 3, 5 रखोगे तो यहाँ विषम संख्या आएगी। तो क्या रखना पड़ेगा? x की जगह 2, 4, 6 ये रखे। देखो, अगर आप x की जगह मान लो 2 रखते हो तो क्या आएगा? मान क्या आएगा? 3 दूनी 6 और 14 20। तो 20 तो 28 से छोटा है, भाग ही नहीं होगा। थोड़ा बड़ा रखो आप, x की जगह मान लो 6 रखे। देखो 6 थी 18 और 14, 6 पे क्या आ गया? 18 और 14 32 आ गया। ये भी 28 से नहीं हो रहा। चलो 6 के बाद 8, 8 थी 24 और 14 38, 8 पे 38 आता है, नहीं होता। या 10 रख लो, 10 थी 30 और 14 44, ये तो बहुत छोटा है। 15 रखे देखें, 15 थी 45, 45 और 15 तो रख नहीं सकते, सॉरी, क्योंकि 15 विषम संख्या, ये विषम बन जाएगी, विषम 28 से भाग नहीं होगी। 14 रख के देखते हैं, 14 थी 42 और 14 56, हाँ यहाँ हो जाएगी। x की जगह मैं 14 रखूं तो इसका मान आता है 14 थी 42 और 14 56, जो कि 28 से भाग हो जाता है। तो यानी कि x का मान 14 होगा। ठीक है, और इसका मान 56 होगा, तो ये 28 से भाग हो जाएगी। x का मान 14 है। हमने स्वीट्स मानी थी कि स्वीट्स हमारी x स्वीट एक बच्चे को मिल रही है, टोटल स्वीट है 25x गुणा में 25x जमा में 8। तो x 14 रखो, 25 गुणा में 14 जमा में 8, ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? 25 और 14 की गुणा कर दो, 14 5 70, 7 14 2 28 7 35 जमा में 8 बराबर 300, आपका 58 आ जाएगा। ये आपका आंसर है दोस्तों। देखो दोस्तों, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। हमें ये बताया था कि 25 बच्चों में अगर मिठाई बांटी जाए तो 8 बच जाती है, और 28 में बांटोगे तो 22 बच जाती है। हमें बताना है मिठाइयाँ कितनी हैं। तो हमें मान के तो चलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मिठाई दी होती तो आप 25 से भाग करते या 28 से भाग करते। मिठाई नहीं दी हुई, हमने मान लिया एक बच्चे को हम शुरू में x मिठाई देते हैं, तो 25 बच्चों को 25x देंगे और 8 बची हुई है, तो टोटल मिठाई होगी 25x जमा में 8। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि ये मिठाइयाँ 28 से भाग करेंगे आप, तो 22 शेष बचेगा, है ना? 22 बच जाएंगी मिठाई। तो इसका मतलब 25x जमा 8 को अगर मैं 28 से भाग करूँ तो 22 शेष बचता है। तो अगर मैं इसमें से 22 घटाई दूँ पहले ही, तो ये पूरा पूरा भाग हो जाएगा। यानी कि 25x जमा 8 माइनस 22, ये क्या हो जाएगा? 28 से भाग हो जाएगा। 8 में से 22 गए 14, यानी 25x माइनस 14 जो है वो 28 से भाग होगा। 25x को मैंने लिख लिया 28x माइनस 3x। क्यों लिखा? क्योंकि ये बन जाए 28 और ये 3x जमा 14 अलग हो गया, तो ये तो भाग होगा ही होगा। तो हमें पूरे सारे को चेक नहीं करना, सिर्फ हमें 3x जमा 14 को चेक करना है। तो अब x का मान रख रख के देखेंगे, 1 पे 2 पे किस पे ये 28 से भाग हो रहा है। तो 3 में रखना आसान है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बजाएगी 25 एकम 25, 25 गुणा 50 बड़ा हो जाता है ये। तो इसमें मैं रख रख के देख लिया, 3x जमा 14 28 से कब भाग हो रहा है? जब x का मान क्या हो? 14 हो, तो वह 56 बनता है, 28 से भाग हो रहा है। तो x का मान इसका मतलब 14 है। तो 14 यहाँ पे रखा तो आ गया 358, यानी 358 मिठाइयाँ हैं। बेशक आप 25 से भाग करो इसको, तो 25 एकम 25 10, 25 सौ के 100, 8 मिठाई बच गई। 28 से करो, 28 एकम 28 7 78 हो गए। 28 से 28 दूने 56, 22 बच गई। यही है, सेम, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई है। तो ये सवाल आपका ऐसे हो जाएगा। और तरीका ये है कि आप ऑप्शन लेके देख लो। दूसरा तरीका, 25 से इसको भाग करो, 25 एकम 25 7 78, 25 3 75, यहाँ तो 3 बच रही है। 25 एकम 25 9 98, 25 3 75, यहाँ 23 बच रही है, हमारी 8 बचनी चाहिए। 25 एकम 25 10, 25 सौ के 100, यहाँ 8 बच रही है,
28 से और कर लो आप, 28 से कम 28, 78, 28 दूनी 56, 22 बच रही है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। आप ऑप्शन से भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑप्शन से करें तो हमें 5-7 सेकंड लगे, ऐसे करने में ज़्यादा टाइम लगा हमें। तो आपको जो सवाल लगे ना कि जिस तरीके से इजी हो सकता है, जैसे इससे आपको थोड़ा लंबा लग रहा था मुश्किल, तो उसको ऑप्शन से कर लो। जो ऐसे करना इजी लगे वो उसको वैसे कर सकते हो आप, ठीक है। इस सवाल में क्या है हमारे पास, इन ए रेगुलर वीक, एक रेगुलर वीक में देयर आर 5 वर्किंग डेज, 5 दिन होते हैं रेगुलर वीक में। जैसे मंडे टू फ्राइडे आपके काम वाले दिन होते हैं और सैटरडे संडे छुट्टी होती है। एंड फॉर ईच डे द वर्किंग आवर्स, आपने सुना ही है 8 घंटे होते हैं, यानी कि एक आदमी एक वीक में क्या करता है, वो 8 दिन काम करता है, गुना में आपके 5 दिन काम करता है और 8 घंटे 8 आवर्स काम करता है, यानी कि 40 घंटे एक वीक में काम करता है। आपने सुना भी होगा, ठीक है दोस्तों। ए मैन गेट्स RS 2.40 पर आवर, ठीक है, फॉर रेगुलर वर्क। एक आदमी को रेगुलर वर्क जब करता है ना, ठीक है, तो उसको मजदूरी या आपको तनख्वाह कह दो क्या मिल रही है रेगुलर वर्क की, 2.4 पर आवर मिल रहे हैं आपको, ठीक है, रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, मैंने रुपए लिखा नहीं। 3.20 पर आवर फॉर ओवर टाइम। मान लो छुट्टी हो गई आपके, 5 बजे छुट्टी हुई, तो 5 बजे के बाद जब काम करोगे आप, कभी लेट बैठना हुआ, तो जो ओवर टाइम है वो मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ओवर टाइम थोड़ा रेगुलर वर्क से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी थके हुए थे 8 घंटे तक, फिर भी आपने काम किया, तो ओवर टाइम हमेशा थोड़ा ज़्यादा होता है। तो ओवर टाइम आपको मिल रहा है 3.20 से थोड़ा ज़्यादा, ठीक है, 3.20 मिल रहा है आपको। ये आपकी मजदूरी हो गई। उसके बाद कह रहा है इफ़ ही अर्न्स RS 432, 432 रुपये वो कमाता है, ठीक है। टोटल इनकम उसकी क्या होती है, 432 रुपये होती है। ये होती है उसकी 4 वीक में, ठीक है, 4 वीक्स में, 4 वीक में उसने इतने रुपए कमाए। तो ये आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी आवर्स डज ही वर्क फॉर, उसने कितने घंटे काम किया उसमें, ठीक है। आप कह दोगे जी 5 दिन काम करता है, 8 घंटे काम करता है, 40 घंटे हो गए एक वीक में, 4 वीक में क्या हो गए, 4 वीक में आपके हो गए 4 और 40 की गुना 160 घंटे हो गए। तो आप कह दोगे कि 160 घंटे काम किया था उसने, हो सकता है किया हो। नॉर्मली तो 160 घंटे ही बनते हैं ना, क्योंकि आपके 4 वीक हैं और हर वीक में 8 दिन हैं और 5 दिन हैं और हर दिन में 8 घंटे काम करता है, तो 4 5 20 8 160 घंटे ही बनते हैं आपके। 160 घंटे काम करोगे आप तो कितने रुपए मिलेंगे आपको, 2.40 के हिसाब से। तो जीरो तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, इसकी गुणा कर दो, 24 से 144, 14 24 से 24 और 14 38 हो गए आपके, ठीक है। एक जीरो आएगी तो यहाँ दशमलव है वो कट जाएगी, तो 384 रुपये आपके आ जाएंगे। 160 घंटे में आपको 384 मिलते हैं, पर इसको कितने मिले, 432 मिले, यानी कि कुछ ज़्यादा मिले। कितने ज़्यादा मिले ये देख लो, यहाँ पे आ जाएगा 48 रुपये ज़्यादा मिले। क्यों मिले 48 रुपये ज़्यादा, क्योंकि उसने ओवर टाइम किया थोड़ा बहुत। तो कितना ओवर टाइम किया उसी से तो पता लगेगा हमें कितने घंटे काम किया। 160 घंटे तो किया हमें पता है, उससे ज़्यादा कितना किया। तो ये जो 48 रुपये है ये आपको मिले, किस रेट से मिले, वो रेट से आप डिवाइड कर दो, ठीक है, आपके रुपए आ जाएंगे। तो 2 जीरो ऊपर लगा दो, ये दशमलव हट जाएगा, जीरो से जीरो गया, 32 से भाग कर दो, 32 से 32, 32 5 160, 15 घंटे उसने ओवर टाइम किया, ठीक है ना। तो उस हिसाब से उसको 3.20 के हिसाब से उसको 48 रुपये और मिले थे। 160 घंटे उसने नॉर्मल काम किया था, उसके 384 मिले थे। तो 384 और ये 48 मिलके उसको 432 मिले थे। तो टोटल वर्किंग आवर्स क्या हुए उसके, 160 और 15 175 वर्किंग आवर्स हो गए उसके। ये आप बी पे निशान लगा दोगे। ये तरीका है दोस्तों, ठीक है, इस सवाल को करने का। इसमें ज़्यादा ऑप्शन को देखने की ज़रूरत भी नहीं है, आसान सा सवाल था। सिर्फ इतना ही करना है आपको, क्या करना है कि 5 दिन काम करता है और 8 घंटे काम करता है 40, और 4 वीक काम करता है 40, तो 160 घंटे काम कर रहा है। 160 के आपको 2 रुपये 40 पैसे के हिसाब से मिल रहा है, तो आप निकाल लो, जो कि 384 हुए। 432 इसको मिल रहे थे टोटल, ठीक है। कितने का फर्क रहेगा, 48 का फर्क रहेगा। क्यों रहा, क्योंकि ओवर टाइम किया उसने, ओवर टाइम 3.20 के रेट से किया उसने। तो 48 रुपये कितने घंटों में बनेंगे, आप भाग कर दो 15 घंटों में, तो 15 वो और 160 वो 175 घंटे हो गए। बहुत ही आसान सवाल है। चलिए नेक्स्ट सवाल करते हैं। ईच बॉय कॉन्ट्रीब्यूटेड रुपीज इक्वल टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। हर बच्चे ने, एक बॉय ने कंट्रीब्यूट किए, ठीक है। तो बॉय का कंट्रीब्यूशन क्या था,
बॉयज कंट्रीब्यूशन क्या था, कितने रुपए कंट्रीब्यूट करता है वो, ये करता है कि नंबर ऑफ गर्ल्स की जितनी संख्या है। जैसे एक क्लास में ये मान लो कि 50 लड़के हैं और 20 लड़कियां हैं, 70 हैं। तो लड़का जो है, लड़कों को बोल दिया भी आपको कितना कंट्रीब्यूट करना है, आपको लड़कियों की संख्या के बराबर कंट्रीब्यूट करना है। लड़कियां कितनी है, 20 है, तो हर लड़का 20-20 रुपए कंट्रीब्यूट करेगा। अब लड़कियों को क्या करना है, इसने भी बताया कि ईच गर्ल कंट्रीब्यूटेड रुपीज इक्वल टू द नंबर ऑफ बॉयज। लड़कियां जो हैं वो लड़कों की संख्या के बराबर कंट्रीब्यूट करेगी। 20 लड़कियां हैं, लड़के 50 हैं, तो वो 20 की 20 लड़कियां 50-50 रुपए देंगी। तो इससे क्या होगा, 50 लड़के 20-20 देंगे, 50 गुणा में 20 लड़कियां 50-50 रुपए देंगी, तो 20 गुणा में 50, यानी कि लड़कों का कंट्रीब्यूशन और लड़कियों का कंट्रीब्यूशन बराबर हो जाएगा, बिल्कुल, है ना। ये बात अलग है कि एक लड़के के हिस्से में ज्यादा आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या कम है। तो ये एक अलग तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है। जब आपको कंट्रीब्यूशन करने के लिए क्लास में टीचर आता है और बोलता है कितने कितने रुपए कंट्रीब्यूट करोगे, तो सबको कह दिया जाए स्टूडेंट्स को कि 50-50 करेंगे, तो लड़कों का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि लड़कों की संख्या ज्यादा है। तो इसलिए ऐसा किया गया कि लड़के और लड़की बराबर करेंगे कंट्रीब्यूट भाई। लड़के 5000 करेंगे सारे मिलके, तो लड़कियां भी 5000 करेगी। ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब लड़के ज्यादा हैं तो वो कंट्रीब्यूट कम करें और लड़कियां कम हैं तो वो कंट्रीब्यूट ज्यादा करें। इसको बराबर करना है, कितना कम कितना ज्यादा, तो ये बड़ा इजी तरीका है। लड़के जितने भी हैं वो लड़कियों की संख्या के बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं। लड़कियां 20 हैं भाई, लड़कों आप 50 हो, आप 20-20 कर दो, 50 जने, 50 गुना में 20। लड़कियां 20 हैं तो लड़कों को 50-50, लड़कों की संख्या के बराबर 50-50 कंट्रीब्यूट कर दो, 20 गुना में 50। तो ये वैसे भी आम जिंदगी में भी आपके दिमाग में रखने के लिए बढ़िया है कि ऐसी कोई सिचुएशन हो और दो ग्रुप हो और बराबर बराबर कंट्रीब्यूशन लाना होना, तो कैसे लाओगे। इसको इस तरीके से लाया जा सकता है कि पहला ग्रुप है वो कंट्रीब्यूट करे तो दूसरों की संख्या के बराबर, और दूसरा लोग कंट्रीब्यूट करेंगे वो पहलों की संख्या के बराबर, तो बराबर हो जाएगा 50 गुना में 20 या 20 गुना में 50। तो सेम यहाँ पे ये हो रहा है कि बॉय का कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या के बराबर, ठीक है। और जो गर्ल है उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ बॉयज के बराबर, बॉयज की जितनी भी संख्या उसके बराबर, ठीक है। तो मिला के जो लड़कों का कंट्रीब्यूशन टोटल है और लड़कियों का वो तो बराबर हो ही जाना है। क्लास में बच्चे कितने हैं, 60 स्टूडेंट है, टोटल 60 स्टूडेंट हैं, ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 60 हैं। लड़के कितने हैं, लड़कियां कितनी है, हमें नहीं बताया। हम बॉयज को अगर x मान लूं तो गर्ल्स की संख्या अपने आप ही 60 - x रह जाएगी। एक तरीका तो ये है इसका, ठीक है दोस्तों। दूसरा तरीका कई ऐसे भी करते हैं कि बॉयज को आप x मान लो और लड़कियों को आप y मान लो, और दोनों की जोड़ x + y = 60 हो गया। दोनों तरीकों से आप सवाल कर सकते हैं। आगे क्या पढ़ेंगे, इफ द टोटल कंट्रीब्यूशन जो कलेक्ट हुआ वो 1600 है, टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे होगा, मैं इससे तरीके से करता हूं। पहले देखो, बॉयज हैं x, वो कितना कितना कंट्रीब्यूट करेंगे लड़कियों की संख्या के बराबर। लड़कियों की संख्या 60 - x, तो x गुणा में 60 - x है, ये लड़कों का कंट्रीब्यूशन है। अब लड़कियों की बारी आ गई। लड़कियां कितनी है भाई, लड़कियां हैं 60 - x, ये उनकी संख्या है। कितना कंट्रीब्यूट करेंगी ये लड़कों की संख्या के बराबर, यानी कि x करेगी हर लड़की। तो ये मिलके क्या हो जाएगा, आपका 1600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो आपका देखो ये सेम है बिल्कुल, x × 60 - x, x × 60 - x, तो इसको आप जोड़ दो तो ये हो जाएगा 2x × 60 - x। कोई भी संख्या को जोड़ो सेम हो, चाहे वो z हो, 2z हो जाती है, तो आगे 2 लगाना है बस, हो गया इतना, बराबर 1600। 2 से आप मेरे ख्याल से इसको काट सकते हो, 800 आ जाएगा। अब इसकी गुणा कर दो आप, 60x - x² माइनस इधर ले आओ इसको, 800 = 0। तो जनरली हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल होता है बड़े वाला, जहां से मान लो जैसे द्विघात समीकरण है तो 2 घात वाला, तो स्टार्टिंग वाला हम प्लस का रखते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि माइनस इसका कॉमन निकाल के उधर भेज देते हैं, या माइनस से गुणा कर दो दोनों तरफ। तो 0 को माइनस से गुणा करो 0 रहेगी, इसको माइनस से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा x², ये प्लस का 60x माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का 800 प्लस का हो जाएगा, बराबर 0। ये 2 घात वाली समीकरण है दोस्तों। तो इसका मान आपको निकालना होता है कि आप इसके ऐसे जोड़े बनाते हो 60 के कि उसकी गुणा तो प्लस में 800 आ जाए और उनका जो अंतर या जोड़ जो हो वो -60 हो, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि 60 के जोड़े ऐसे बनेंगे -40 और -20, ये दोनों माइनस के होंगे तभी तो गुणा इसकी प्लस की आएगी। तो ये आप समीकरण तो सोल्व कर सकते हो, नहीं तो ऐसा कोई हम चैप्टर करेंगे उसमें आपको ये भी सिखा देंगे। तो इसमें क्या आएगा, आपका आ जाएगा x - 40 और x - 20, ठीक है।
तो इससे इन दोनों की संख्याओं की गुणा 0 हो, वो तभी गुणा 0 होगी जब या तो ये 0 हो या ये 0 हो या ये दोनों 0 हो, तभी तो 0 हो, तभी तो गुणा 0 होगी। जैसे 5 और 7 हो तो उनकी गुणा 0 थोड़ी हो सकती है। तो इसका मतलब x के दो मान आ गए आपके पास, या तो x 20 होगा या 40 होगा। अब 20 होगा या 40 होगा, क्योंकि बॉयज की संख्या x पर निर्भर करती है। या तो बॉयज की संख्या 20 आएगी या 40 आएगी। तो बॉयज की 20 आएगी तो ये 60 में से 20 गए, इनकी 40 आएगी, और बॉयज 40 हैं तो गर्ल्स की 20 आएगी। तो हमें अगर टोटल संख्या तो इन्होंने दे रखी है 60, हमें पूछा है बॉयज कितने हैं, तो बॉयज या तो 20 होंगे या 40 होंगे, है ना। यही तो पता लग रहा है इससे x का मान। तो हम कौन से पे निशान लगाएं? वैसे 20 और 40 तो दिए भी नहीं हुए, डाटा इनएडिक्वेट, कि डाटा पर्याप्त नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि बॉयज और गर्ल्स में से एक 20 हैं एक 40 हैं, ये हमें पता है। ऐसा नहीं होगा कि 30-30 होंगे। 30-30 होते ना तो 30-30 रुपए इकट्ठे करते वो, तो 30 गुना में 30 और जमा में गर्ल्स भी 30 गुना में 30, तो ये 1800 हो जाते हैं, हमारा 1600 हो रहा है। तो है तो 20 और 40। अब ये पता नहीं 20 बॉयज हैं या गर्ल्स हैं, है ना। तो ये डाटा इनएडिक्वेट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ज्यादा मुश्किल नहीं है। दूसरा, आप ऐसे देख सकते हो कि जो फंड कलेक्ट हुआ वो 1600 रुपए हुआ। ये आपको पता था कि पैसे बराबर इकट्ठे होंगे, है ना। जैसे बॉयज हैं मान लो वो 50 हो और गर्ल्स 20 हो, तो 50 हैं वो बॉयज, वो 20-20 रुपए इकट्ठा करेंगे, और गर्ल्स 20 हैं वो 50-50 करेंगे, तो बराबर बराबर करेंगे। तो इसका मतलब ये 1600 है ना, ये बराबर बराबर होगा। 800 बॉयज इकट्ठा करेंगे और 800 रुपए गर्ल्स इकट्ठा करेंगे। ठीक है। अब 800 रुपए इकट्ठे करने के लिए आप कैसे करोगे? 30 गुना 30 तो कर नहीं सकते, क्योंकि 60 का स्टूडेंट है। तो 60 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 60 के टुकड़े होते हैं 50, 10 जैसे, 40, 20, 35, 25 ऐसे बहुत सारे भी होते हैं। पर आपको आराम से दिख जाएगा 40 और 20 की गुणा 800 होती है। तो आपको पता चल गया कि 40 और 20 ये दो टुकड़े होंगे, या 20-40, 20 बॉयज हो 40 गर्ल्स हो। पर इससे हमारा काम नहीं चलता, क्योंकि हमें तो एग्जैक्ट बताना है ना बॉयज कितने हैं, 20 हैं या 40, ये नहीं कह सकते। ये ऑप्शन होता है ना 20 या 40, तो हम उस पर निशान लगा देते, हमारा सही है भाई। पर ऐसा दे नहीं रखा, तो डाटा ही एडिक्वेट आ जाएगा। तो अगर आप 1600 से देख के चलते हो ना 800-800 करके, तो इससे तो 10 सेकंड में सवाल निकल जाएगा आपका। ठीक है। फिर 60 स्टूडेंट है, 800 रुपए इकट्ठे हो रहे हैं मान लो। ठीक है। तो 60 के टुकड़े करो बॉयज और गर्ल्स में, मान लो 40 बॉयज या 20 गर्ल्स, या 20 बॉयज 40 गर्ल्स, ऐसे होंगे ना 40-20, तो भी 800 होगा। ठीक है। और 800 दूसरों का हो जाएगा, बॉयज का और गर्ल्स का, तो 1600 हो जाएंगे। तो 40-20 ऑप्शन में आना चाहिए। तो कितने लगे? 10 सेकंड लगते हैं। और ऐसे करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हल्का सा। एक्स मानोगे उसको 60 माइनस एक्स मानोगे, इसकी इसके साथ गुणा और इसकी इसके साथ गुणा, वो 1600 है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। तो आप इस सवाल को करके देख लीजिएगा। करके दोनों तरीकों से देखिए, एग्जाम में उससे कीजिएगा जिसमें आपका कम टाइम में सवाल आपका निकल जाए। ठीक है दोस्तों अगला सवाल, ए वर्कर में क्लेम RS 150, 1.5 रुपया फॉर ईच किलोमीटर। 1 किलोमीटर के लिए एक वर्कर 1.5 रुपया क्लेम करता है। क्लेम करने का मतलब क्या हुआ कि कई बार वर्कर को इधर उधर घूमने जाना पड़ता है कोई फील्ड के काम से, तो जितना वो ट्रैवल करता है, तो ऑफकोर्स वो कंपनी के लिए काम कर रहा है, तो कंपनी ही उसका खर्चा उठाएगी। तो वो 1.5 रुपया 1 किलोमीटर के लिए क्लेम करता है, विच ही ट्रेवल्स बाई टैक्सी, अगर वो टैक्सी से जाता है तो। ठीक है। टैक्सी से कोई भी जर्नी करेगा वो, तो 1.5 रुपया, ठीक है, पर किलोमीटर वो कंपनी से क्लेम करेगा। अच्छा, और क्या करता है वो? 50 पैसे फॉर ईच किलोमीटर ही ड्राइव्स हिज ओवन कार। अगर वो अपनी कार में जाता है तो उसका ज्यादा खर्चा नहीं होगा, सिर्फ तेल का खर्चा होता है। तो अगर अपनी कार से जाएगा तो कम क्लेम करेगा वो। तब कितना करेगा वो? सिर्फ 50 पैसे पर किलोमीटर वो क्लेम करेगा। इफ इन 1 वीक, अगर एक वीक में ही क्लेम्ड RS 50, एक वीक में उसने 50 रुपए क्लेम किया। ठीक है। क्लेम कितना किया उसने? 50 रुपए। कितने के लिए? ट्रैवल के लिए 80 किलोमीटर। ठीक है। ट्रैवल उसका 80 किलोमीटर था। 80 किलोमीटर के लिए 50 रुपए क्लेम किया। तो अब आपको ये बताना है हाउ मैनी किलोमीटर्स डिड ही ट्रैवल बाई टैक्सी। तो उसने टैक्सी से कितना ट्रैवल किया। ठीक है। टैक्सी और प्लस आपकी हो गई कार, इन दोनों से ट्रैवल किया उसने। क्यों? अगर सिर्फ टैक्सी से 80 किलोमीटर आप ट्रैवल करोगे तो 1.5 रुपया पर किलोमीटर लगेगा, तो 80 गुणा में 1.5 120 हो जाता, आपका 50 ही है सिर्फ। अगर आप 80 किलोमीटर आप टैक्सी की बजाय आप कार से जाते तो 50 पैसे कर रहे हो। 50 पैसे मतलब कि 2 किलोमीटर के लिए 1 रुपया।
तो 80 किलोमीटर के लिए 50 पैसे करोगे तो क्या होगा, 40 रुपए होंगे। पर रुपए कितने हुए, 50, थोड़े ज्यादा हुए। तो वो थोड़े ज्यादा क्यों हुए, क्योंकि आपने टैक्सी से ट्रेवल किया। क्योंकि टैक्सी से जब ट्रेवल करते हो ना तो आपका 1 रुपया ज्यादा लगता है पर किलोमीटर। 50 पैसे की बजाय 1.5 रुपया लग रहा है। तो 1 किलोमीटर के पीछे कितना ज्यादा लग रहा है, 1 रुपया। आपके कितने ज्यादा लगे, अगर आप पूरा ट्रेवल करते कार से तो आपके लगते 40 रुपए, ठीक है। आपके लगे कितने, 50। तो कितने ज्यादा लगे, आपके 10 रुपए ज्यादा लगे। क्यों ज्यादा लगे, आपने टैक्सी से ट्रेवल किया। टैक्सी से ट्रेवल करने में कितना ज्यादा लगता है, 1 रुपया ज्यादा लगता है ना। 1 रुपया ज्यादा लगता है आपका, ठीक है। 1 रुपया 1 किलोमीटर के लिए। 10 रुपए लगे तो इसका मतलब आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया। आपका सवाल हो गया। टैक्सी से आपने कितना किया, आपने 10 किलोमीटर, खत्म सवाल। 80 किलोमीटर था आपका, टैक्सी से क्या हुआ, 10 रहा टैक्सी से, और आपका कार से कितना रह गया, अपने आप 70 रह गया। 50 पैसे के हिसाब से देख लो भाई आपका, और इससे 1.5 रुपए के हिसाब से, 1.5 रुपए के हिसाब से ये 15 हो गया, और ये 70 50 पैसे के हिसाब से 35 रुपए। टोटल कितने लगे आपके, 50 रुपए। बिल्कुल सही है सवाल। अगर कोई दोस्त ऐसा करना चाहे कि मान लो टैक्सी से उसने x किलोमीटर चला और आपका कार से चला 80 किलोमीटर टोटल था, x टैक्सी से चला गया तो 80 माइनस x इससे चला। फिर वो ऐसे गुणा करे कि टोटल किराया क्या हो गया, 1.5 गुणा में x और जमा में ये चला वो कार से, और कार से चलता है 1/2 रुपए यानी 50 पैसे लगते हैं। टोटल उसके 50 लगते हैं। इससे आप x निकालो तो भी निकल जाएगा आपका। आपको जिस मर्जी तरीके से आप सवाल कर लो, पर मेरे हिसाब से आपको यहां जो आप सारे तरीकों से सवाल करो, ये आपका प्रैक्टिस टाइम है। यहां आपको हर तरीका आना चाहिए। एग्जाम में क्या पता बजल हो जाओ, कोई तरीका काम ना आए, पर काम आना ही बड़ी बात नहीं होती। एग्जाम में आपको कम टाइम में एक्यूरेट आंसर निकालना है, तो आपको सारे तरीके आने चाहिए, ठीक है। हर एंगल से सवाल आपको आए, तो उसका बेस्ट वे यही है कि अब इस सब तरीकों से करके देखो आप। एग्जाम में वही करना कि जो आपको कम टाइम में लगे। इसमें बहुत ही सिंपल सवाल है, 1.5 रुपए और 50 पैसे, ये दो रेट हैं आपके। 80 किलोमीटर चला है, 50 रुपए लग रहे हैं आपके। तो मैंने जहां की यहां बताया 80 किलोमीटर अगर आप टैक्सी से जाते हो तो 1.5 रुपए के हिसाब से आपके 120 लगते हैं, और अगर कार से जाते हो तो 50 पैसे के हिसाब से 80 किलोमीटर पूरा का पूरा अगर कार से जाओ तो 40 रुपए में चले जाओगे। पर आप दोनों को मिला के गए, क्यों कि 40 रुपए की बजाय आपने कितने लगाए, 50 रुपए लगाए। 10 रुपए ज्यादा लगाए ना आपने। 10 रुपए ज्यादा क्यों लगाए, क्योंकि हर किलोमीटर आप एक अगर टैक्सी से जाते हो तो 50 पैसे की बजाय आप 1.5 रुपया देते हो, 1 रुपया ज्यादा देते हो आप। तो आपने 10 रुपए ज्यादा लगाए, इसका मतलब आप 1 रुपया ज्यादा टैक्सी के लिए दे रहे थे, तो आपने 10 किलोमीटर टैक्सी से चला। कार से चलते तो ये 10 रुपए ज्यादा ना लगते, 40 में काम चल जाता। तो 10 किलोमीटर टैक्सी से चले, तो कार से कितने चले, टोटल 80 था, 70 किलोमीटर। तो चाहे आप कार का पूछे तो 70 पे निशान लगा देना, टैक्सी का पूछे तो 10 पे निशान लगा देना, आपका सवाल हो जाएगा। ये पूछे कि टैक्सी वाले को कितना पैसा दिया उसने, तो 10 किलोमीटर चला, 1.5 के हिसाब से कितना दिया, आपका 15 रुपए दिया उसको, टैक्सी वाले को। ये भी आ सकता है। सवाल का कुछ पता नहीं एग्जाम में क्या पूछे, आप हर एक के लिए प्रिपेयर रहो। तो इस तरीके से आप कम टाइम में कर सकते हो। इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर। आपको करेक्ट आंसर जो लिखते हो ना उसके लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, एंड लॉस 1 मार्क फॉर ईच एवरी रॉन्ग आंसर। अगर आप आंसर रॉन्ग करोगे तो आपका तो मार्क्स कट जाएगा, यानी कि -1 आपको मिलेगा, है ना, 1 कम हो जाएगा आपका। ऐसा होता भी है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। इफ ही अटेम्प्ट्स इन ऑल 60 क्वेश्चन, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन कितने हैं दोस्तों, 60 क्वेश्चन है। 60 में से अगर आप करेक्ट करोगे 60 के 60, तो आपके मार्क्स कितने बन जाएंगे, 240। अगर 60 के 60 आप रॉन्ग कर दोगे, ठीक है, ये तो हो गया करेक्ट करने पे। रॉन्ग करने पे क्या होगा, 60 के 60 में माइनस आपका आएगा, तो माइनस के 60 हो जाएंगे ना आपके, ठीक है। पर आप ऐसा नहीं करते, आप कुछ करेक्ट करते हो, कुछ इनकरेक्ट करते हो। तो आपने क्या किया, आपने 130 मार्क्स लेके आए, आप इसके बीच में आए दोनों के। कितना मार्क्स लेके आए आप, 130 मार्क्स आप ले आए। इसका मतलब क्या हुआ, 240 नहीं आए, इसका मतलब सारे सही नहीं है आपके, कुछ गलत है। और सारे गलत भी नहीं है, गलत होते तो सारे -60 आते, आपके सही है। तो आपको 240 लेने चाहिए थे सारे सही करके, आपने 130 लिया। इसका मतलब आपने कितने मार्क्स खो दिए, आपने कितने मार्क्स खो दिए, आपको लॉस हुआ 110 मार्क्स का, है ना। आप 240 ले सकते थे सारे सही करके, आपने 130 ही लिए, 110 मार्क्स आपने नहीं लिए। तो वो लॉस कैसे हुआ, जैसे ही आप गलत का आंसर करते हो, है ना,
रोंग करते हो तब क्या होता है, रोंग करने में आपको नुकसान -1 का नहीं है, सही करते तो 4 मिलते हैं आपको, ठीक है, एक तो ये चले गए, और रोंग करने से एक नंबर और कट गया आपका, तो आपको रोंग करने से 5 का नुकसान है। ये ध्यान रखा करो बात, नेगेटिव मार्किंग को समझो ध्यान से। गलत करने से जो सही कर रहे थे वो तो चला ही गया, जो गलत करने से वो कटा, और यानी कि 5 मार्क्स का नुकसान है आपको गलत करने से। ध्यान से समझो इसको। 4 मार्क्स सही होता तो 4 मार्क्स मिलते, गलत हुआ तो 1 कम हो गया, तो वो 4 तो नहीं मिले ना जो सही होने से थे, तो 5 का नुकसान हो गया। तो एक क्वेश्चन में 5 का नुकसान है। आपका नुकसान कितना हुआ, 110 मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स का नुकसान पर क्वेश्चन हो रहा है, तो कितने क्वेश्चन गलत किए आपने, 22 क्वेश्चन गलत किए आपने। तो 22 क्वेश्चन से आपको सही करने से 2200 का 88 नंबर मिलने थे, और गलत करने से 22 कटे और थे आपके, टोटल 110 मार्क्स का नुकसान आपका हो गया। क्या पूछा इसने, द नंबर ऑफ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट्स करेक्टली। 22 आपने रोंग किए, क्वेश्चन कितने थे, 60 थे, 22 आपने रोंग किए तो 38 आपने सही किए, ये करेक्ट आंसर थे, ये आपका उत्तर आ जाएगा। चेक भी कर सकते हो आप, 38 सही है और 22 गलत हैं, ये करेक्ट हो गए, ये रोंग हो गए। इसके आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। 38 चौके कितने होते हैं दोस्तों, 152 होते हैं मेरे ख्याल से, और 22 के आपको क्या मिलेगा, -22, ठीक है। एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स कट जाता है, तो ये घटाओ, 152 में से 22 गए, 130 आपका आंसर आता है। कुछ दोस्त ऐसे भी करते हैं कि मान लो उसने करेक्ट किए x क्वेश्चन, ठीक है, रोंग कितने हो गए, 60 क्वेश्चन टोटल थे, तो 60 - x, तो करेक्ट किए उसमें 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो 4x मिलेंगे। और जो रोंग है कितना, 60 - x है, तो उसको क्या मिलेगा, -1 मार्क्स मिलेगा, और टोटल उसके 130 होंगे। इससे x का मान वो निकाल लेते हैं, जो कि मुश्किल नहीं है। 4x, ये माइनस से गुणा करो, माइनस के 60, और माइनस से माइनस प्लस x बराबर 130, 4x और x हो गए 5x, माइनस के साथ ही जाके प्लस के 60 हो जाएंगे, तो 190 हो जाएगा ये जुड़ के, तो 5 से काट दो 38 पे, ये 38 आ गया। लकीली इसको अगर आप x से करोगे तो भी 10-15 सेकेंड लगेंगे। अगर आप ऐसे करते हो कि आपके करेक्ट आंसर मान लो टोटल 60 है, और 60 के 60 आप करेक्ट कर देते हो, तो 240 नंबर मिल रहे हैं आपको, पर आपने नंबर खो दिए, 130 ही लिए, यानी 110 नंबर का आपने लॉस किया, ठीक है। तो लॉस कैसे होता है, एक क्वेश्चन से 5 मार्क्स का लॉस है आपका, 4 तो सही होने से आपको मिलते वो चले गए, और 1 आपका कटता है गलत होने पे, तो गलत होने में 5 मार्क्स का लॉस है टोटल 110 मार्क्स का आपका। तो 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन में है, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए, 22 क्वेश्चन में 22 5 110 का लॉस आपने लिया। 22 गलत है आपके, 60 सारे क्वेश्चन थे, तो 60 में से 22 के 38 आपके सही हो जाएंगे। तो एक तरीका ये है कि आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप x मान के कर सकते हो, x करेक्ट है, रोंग 60 - x आ जाएंगे, तो टोटल स्कोर आप पुटअप कर दो। तो कोई भी तरीका ले लो, इसमें दोनों में 10-15 सेकेंड लगेंगे। इस सवाल में क्या है, ए क्रिकेट टीम वोन 3 मैचेस मोर देन दे लोस्ट। एक क्रिकेट की टीम है ना, वो क्या करती है, जो लोस्ट मैच है उससे जीतती है वो 3 ज्यादा है, ठीक है। वोन और लोस्ट, उसने कुछ मैच हारे हैं कुछ जीते हैं, ठीक है। तो मान लो हारे हैं वो x है, तो जीते हैं वो उससे 3 ज्यादा है, ये x लोगे तो ये x -3 हो जाएगा, है ना, हारे भी कम हो जाएंगे 3। कैसे भी लिख लो इसको, कि मान लो उसने जैसे 20 मैच हार गई तो 23 मैच जीत गई, 3 ज्यादा जीते हैं उसने, ठीक है, हारे हैं उससे। आगे क्या है, इफ ए विन गिव्स देम 2 पॉइंट्स, अगर वो मैच जीतते हैं तो उसको 2 पॉइंट मिलते हैं, ठीक है, और लूज करते हैं तो उसको क्या मिलता है, -1 पॉइंट, यानी कि 1 पॉइंट उसका कम हो जाता है। तो पूछ रहे हैं कि हाउ मैनी मैचेस इन ऑल हैव दे प्लेड इफ देयर स्कोर इज 23। अगर उनका स्कोर जो है 23 का है, तो उन्होंने कितने मैच जीते हैं, ठीक है, कुछ जीते होंगे कुछ हारे होंगे, ठीक है। इन्होंने 23 का स्कोर बनाया, ठीक है दोस्तों, 23 का बनाया, और इन्होंने 3 मैच ज्यादा जीते थे, 3 मैच ज्यादा जीते थे, तो हारे हैं उनसे। देखो इसमें 2 मार्क्स मिल रहे हैं, अगर आप जीतोगे, आप विन करोगे तो 2 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आप लूज करोगे तो 1 मार्क आपका कट जाएगा। तो आप अगर एक मैच जीतते हो और 1 हारते हो, पहला जीत गए पहला हार गए, तो आपको मिला क्या, 1 नंबर मिला, क्योंकि 2 मिले थे उसमें से 1 कट गया, तो आपको 1 मार्क्स मिला, है ना, 1 अंक मिला आपको। इसका मतलब अगर आप 10 मैच जीतोगे और 10 हारोगे तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, 10 जीते 10 हारे तो 10 मार्क्स मिलेंगे, बिल्कुल सीरीज में मिल रहा है, 10 जीते
10 ही हार गए तो 20 आए, 10 चले गए, कितने पॉइंट मिले? 10 पॉइंट मिले आपको, ठीक है। तो पर इसमें दिक्कत क्या है कि बराबर नहीं है, यहाँ पे 3 ज्यादा है। अगर 3 ज्यादा ना जीते होते इसने, मान लो बराबर जीते, जितने जीते उतने ही हारे, तो उसको मार्क्स कितने मिलते? उतने ही मिलते। पर इसने 3 ज्यादा जीते तो हर मैच के लिए कितना मार्क्स मिल रहा है? 2 मार्क्स मिल रहा है। तो 6 मार्क्स तो इसके ही हो गए, 3 ज्यादा जीते उसके, 6 मार्क्स तो उसके हैं, ठीक है ना। 23 जो उसके अंक आए हैं ना, उस 23 में से 6 मार्क्स कौन से हैं? जो उसने 3 मैच ज्यादा जीते, तो 3 ज्यादा जीतने से 3 दूने 6 मार्क्स वो मिल गए। तो बाकी भी 17 कौन से हैं? बाकी 17 तो वो है ना जो जितने जीते उतने ही हारे, क्योंकि हारे थे उनसे जीते हुए 3 ज्यादा हैं। तो मैंने वो 3 उड़ा दिए एक तरफ से, 3 एक तरफ कर दिया, 3 के मार्क्स 6 हो गए भाई। जो ज्यादा जीते उसके 3 के 6 मार्क्स मैंने अलग ले लिए, बाकी बच गए 17 मार्क्स। ये कौन से हैं? जितने जीते उतने ही हारे। आप जितने जीतते हो उतने ही हारते हो तो आपको 1 अंक मिलता है, यानी कि आप 17 मार्क्स मिल रहे हैं, इसका मतलब आपने 17 विन और 17 लूज किया। तो आपको इससे 17 दूनी 34 में से 17 गए 17। एक जीतते हो और एक हारते हो तो 1 अंक मिलता है ना। तो 17 अंक मिले, इसका मतलब 17 ही जीते 17 ही हारे, ठीक है। 17 आपने विन किए, 17 आपने लूज किए और 3 आपने विन किए, वो एक्स्ट्रा वाले मैंने बताया था जो हमने एक तरफ रख दिए। तो टोटल मैच क्या हो गए? 20 आपने जीते और 17 आपने हारे। टोटल 37 मैच हो गए आपके, ठीक है। क्या पूछ रहा है ये? हैव दे प्लेड हाउ मेनी मैचेस? 37, कितने मैच उन्होंने खेले। आसान है ना, चेक भी कर सकते हो। 20 मैच खेलोगे आप, 20 मैच जीतोगे तो 2 के हिसाब से 40 नंबर मिलेंगे आपको, और 17 हारोगे आप तो -17, ठीक है। 23 ही थे इसके। किसी भी एंगल से देख लो आप। दूसरा तरीका एक ये भी कर सकते हो आप, मान लो x उन्होंने हारे मैच, x जमा 3 जीते, ठीक है। तो स्कोर कैसे आएगा? जीते उसमें 2 नंबर मिल रहे हैं आपको, ठीक है, और हारे हैं उसका 1 नंबर, x से कम x घट जाएंगे, x मार्क्स घट गए और आपको बराबर 23 है। इसको खोल दो, 2x जमा 6 माइनस x बराबर 23। 2x में से x गया x, ये 6 इधर जाए घट जाएगा, 17 आ गया, x बराबर 17। तो x क्या माना था? लूज किए मैच 17 है, जीते हैं वो 17 जमा 3 20 है। टोटल कितने हो जाएंगे? 37 हो जाएंगे। तो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैंने कई सारे तरीके इसमें दिखाए तो सवाल लंबा कर दिया। मैंने कई बातें बताई इसलिए लंबा हुआ सवाल। सवाल तो बहुत आसान है, क्योंकि अभी जरूरी नहीं कि मैं 10 सेकंड में ये सवाल करा दूं, मैं तो करा दूंगा, पर उससे आपको समझ में पूरा नहीं आएगा। जो टाइम अगर आपको बचाना है ना, कई दोस्त कहते हैं कि जी जल्दी से, वो जल्दी आप एग्जाम में करो, जल्दी से वहां करना है। यहाँ आराम से हर पहलू को समझो सवाल को, ताकि आपको हर सवाल के 2-3 तरीके आते हो, एक भूल गए तो दूसरे से आप निकाल पाओ उस सवाल को। जैसे अगर ये वाला मेथड मैंने बताया था, ये आप भूल ही जाओ, समझ में ना आए कि यार क्या बताया था, तो आप एक्स वाले से निकाल दो, इसमें कौन सा टाइम लग रहा है। एक्स नंबर 3, ये 2 से गुणा करके 15 सेकंड का सारा सवाल है यहाँ से भी। और वैसे करोगे आप, स्कोर कितना था भाई? स्कोर बताओ। स्कोर था 23 का, ठीक है। आपने क्या किया? 3 मैच ज्यादा खेले थे, ज्यादा मैच जीते थे, तो जीतने पे 2 अंक मिल रहे हैं, तो 3 दूनी 6 तो वो उसके थे, बाकी बच गए 17। 17 वो हैं जितने आपने जीते उतने ही आपने हारे। जीतने पे 2 मिलता है, हारने पे 1 घट जाता है, तो आपको रहा 1 ही अंक। तो आप जितने जीतते हो जितने हारते हो उतने अंक मिलते हैं। 1 जीता 1 हारा तो 1 अंक, 17 जीते 17 हारे तो 17 अंक। तो 17 अंक है, इसका मतलब 17 आपने जीते 17 आपने हारे, ठीक है। 34 मैच ये हो गए, 3 मैच वो हो गए जो ज्यादा जीते थे, 37 मैच हो गए टोटल। किसी भी एंगल से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा कौन से तरीके से करना है, इसको समझ लीजिएगा। हो सकता है कोई और भी तरीका हो, मुझे ना पता हो। आप जितना इसकी डेप्थ में जाओगे तरीके और ज्यादा आपको समझ में आने लग जाएंगे। अगला सवाल है, ए मैन हैज RS 480, 480 रुपए किसी के पास है, 480 रुपए, ठीक है। इन द डिनोमिनेशन ऑफ 1 रुपी नोट। डिनोमिनेशन मतलब होता है कि आपको किस किस चीज के नोट है, मतलब 5 रुपए के हो गए, 1 रुपए का, 10 रुपए का, 100 रुपए का, ऐसे, ठीक है। कौन सी डिनोमिनेशन में है आपके पास? एक तो 1 रुपए वाला नोट है, फिर क्या है, 5 रुपए वाले नोट है, उसके बाद क्या है, 10 रुपए वाले नोट है आपके पास, ठीक है। ये हो गया 1 RS वाला, एक 5 रुपए वाला और एक 10 रुपए वाला, ऐसे नोट है आपके पास। टोटल 480 रुपए है आपके पास, ठीक है। अच्छा, ये हो गया द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन। ये जो नोट है ना, 1 रुपए वाले, 5 रुपए वाले, 10 रुपए वाले, हर डिनोमिनेशन वाले, इज इक्वल। इक्वल का मतलब अगर ये 10 नोट है तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, या 15 15 15 बराबर मात्रा में है। ऐसा नहीं कि 10 वाले ज्यादा है 5 वाले कम है, ठीक है दोस्तों। मान लो अगर 1 रुपए वाला एक्स नोट है तो 5 वाले भी एक्स हैं, तो 10 वाले भी एक्स है।
व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नोट, टोटल नोट कितने हैं ये बताना है। बहुत सारे तरीके हैं इसके। मान लो मैं एक एक नोट ही मान लूँ इसका, तो कितने रुपए हो जाएंगे आपके पास, 1 रुपया ये हो गया, 5 रुपए ये 6 और 10 16। अगर तीनों का एक एक नोट हो हमारे पास, एक 1 रुपए का हो, एक 5 रुपए का, एक 10 रुपए का, तो 16 रुपए हो गए आपके पास। ठीक है, टोटल रुपए कितने हैं, 480 हैं। ठीक है, 480 को 16 से भाग कर दो, आपको 30 गुना नोट चाहिए, है ना। एक एक करने से तो 16 रुपए हुए, आपको 480 पे जाना है तो 30 गुना करना पड़ा ना आपने, तो इसका मतलब 30 नोट होने चाहिए आपके पास। तो 30 1 रुपए वाले, 30 5 रुपए वाले, 30 10 रुपए वाले, कितने, 90 नोट हो गए आपके पास। सवाल हो गया, 90 पे निशान लगा दो। 30 के एक एक रुपए के 30 रुपए बन जाएंगे, 5 वाला होगा तो 150 रुपए बन गए, और 10 वाला है तो 300 रुपए बन गए, जोड़ कर लो 480 आ रहा है। बिल्कुल सही है सवाल। दूसरा तरीका ये है कि आपने नोट मान लिए x x x है, तीनों बराबर मात्रा में है, तो इससे रुपए कितने बने, x एकम x, ये x एकम 5x हो गया, और ये 10x हो गया, ये टोटल रुपए हो गए। टोटल रुपए 480 है, 10 5 15 x 16x बराबर 480। तो x का मान क्या आ जाएगा आपका, काट दो 30 पे, 30 आ जाएगा। तो 30 रुपए, 30 नोट, सॉरी 30 नोट, 30 नोट, तीनों 1 और 5 और 10 रुपए के हो गए। तो टोटल नोट कितने हो गए, 90 नोट हो गए आपके। ठीक है, तो सवाल आप एक्स वाले तरीके से करो, चाहे सवाल आप ऐसे मान के करो भी एक एक नोट मैं ले लेता हूँ, 1 5 और 10 रुपए का, तो 16 रुपए बनते हैं, मुझे 480 बनाने हैं, तो कितना गुना करना पड़ेगा, 30 गुना करने पड़ेंगे मेरे नोटों को, जो एक एक करना है वो 30 गुना करने पड़ेंगे, 30 30 30, 90 नोट हो गए। सवाल 10 सेकंड का है, 10 या मान लो 15 सेकंड का सवाल है ये आपका। ठीक है, किसी भी तरीके से कर लो, एक्स वाले से करो, उस वाले से करो, आपका सवाल हो जाएगा। 8 people are planning to share equally the cost of a rental car। ठीक है, 8 लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, कार की कॉस्ट शेयर करना चाहते हैं इक्वली। बहुत लोग कार आपस में शेयर करके एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इफ वन पर्सन विदड्रॉज फ्रॉम द अरेंजमेंट, जो अरेंजमेंट उन्होंने किया उसमें से एक जो आदमी था वो निकल गया, आपके पास 7 ही लोग रह गए। ठीक है ना, 7 लोग रह गए आपके पास। तो अब क्या करना पड़ेगा, कार वाला क्या करेगा, आपने कार जो अरेंज की वो तो आपके पास उतने ही पैसे लेगा ना, है ना, वो ऐसा तो नहीं है एक बंदा कम होने से कम पैसे करेगा। तो क्या होगा अल्टीमेटली, अदर्स शेयर इक्वली द एंटायर कॉस्ट, तो जो बाकी बचे हुए हैं वो सारी कॉस्ट आपस में शेयर कर लेंगे, तो उनको क्या होगा, थोड़ी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा आएगी। तो देन द शेयर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग पर्सन इंक्रीज्ड बाय, जो रिमेनिंग पर्सन है बचे हुए हैं जो, उसमें से प्रत्येक को, हर एक को जो शेयर है वो कितना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, देखो 8 लोग एक कार कर रहे थे, तो पहले हर आदमी के हाथ में 8वां हिस्सा आ रहा था, है ना। 8 लोग मिलके कर रहे हो तो हर एक की कॉस्ट तो इक्वल करोगे तो 8वां हिस्से आएगी, 1/8 पार्ट कर रहे थे वो। ठीक है, और अब 7 ही लोग रह गए। ठीक है, तो अब उनको कॉस्ट कितनी आएगी, जितनी भी है उसका 7वां हिस्सा आएगा हर एक के पार्ट में। ठीक है, 7वां हिस्सा देना पड़ेगा उसको, पहले 8वां हिस्सा दे रहे थे, तो कितना ये बड़ा है ना, हमेशा 7वां हिस्सा बड़ा होता है 8वें हिस्से से, तो 1/7 बड़ा है, तो कितनी इंक्रीज हो गई, तो आप ऐसे देख सकते हो 1/7 माइनस 1/8। ठीक है, आपका एलसीएम आ गया 56, 7 8 56, 8 7 56, 1/56 ये इंक्रीज हो गई आपकी कॉस्ट। ठीक है ना, ये कॉस्ट इंक्रीज हो गई 1/56। तो किस पोर्शन में हुई, शेयर बताना है आपने। ठीक है ना, वो इंक्रीज कितना हुआ, 1/56 हुआ। ठीक है, 1/56 कितने के पीछे हुआ, ये तो वो है ना इंक्रीज, जैसे मान लो किसी के 5 रुपए इंक्रीज हो गए पर पर्सन, परसेंटेज में या पोर्शन में कितना हुआ, शेयर कितना बढ़ा उसका, तो वो कैसे कहोगे, शेयर तो नहीं है ना, ये तो एक्चुअल अमाउंट है जो बढ़ गया 1/56। शुरू में कितना दे रहे थे, 1/8 दे रहे थे। ठीक है, फिर आपका 1/56 बढ़ गया, आप 1/7 दे रहे हो अब, तो 1/56 बढ़ा 1/8 के पीछे, 1/56 गुणा में 8/1, 8 7 56, 1/7 पार्ट बढ़ गया उनका। ठीक है, 1/7 पोर्शन बढ़ गया, ये आपको उत्तर आ जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका बहुत ही आसान, मान लो 8 पीपल 8 रुपए में कार करते हैं, वो मानने में क्या जाता है, 8 1 रुपया कर रहे हैं इकट्ठा। ठीक है, 1 RS ईच कर रहे हैं, 8 रुपए में कार कर रहे हैं। उसके बाद 7 आदमी रह गए, कार वाला तो 8 रुपए लेगा ना, कार वाला तो 8 रुपए लेगा, तो आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 1 रुपया देना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, क्योंकि सातों के तो 1 देने थे 7 रुपए, तो पर 1 रुपया एक्स्ट्रा बन रहा है, वो कौन देगा, आप सातों मिलके दोगे। ठीक है, तो आपका पोर्शन कितना बढ़ गया, इंक्रीज कितनी हुई आपकी, 1 रुपया दोगे, इंक्रीज कितने लोगों के पीछे, 7 लोगों के पीछे, तो 1/7, बस इंक्रीज आपका 1/7 हो गया। 8 लोग 8 रुपए में एक कार कर रहे थे, अब 7 लोग 8 रुपए में कर रहे हैं, 1 रुपया बढ़ गया 7 लोगों के पीछे, तो 1/7।
ये आपका 5 सेकंड में हो जाएगा, और ये वाले तरीके से आपके 20-25 सेकंड लगेंगे। कई एक्स मान के भी कर सकते हैं। कार की कॉस्ट एक्स थी, ठीक है, तो एक बंदे की कॉस्ट एक्स बटा 8 हो गई। अब नई कॉस्ट क्या आ गई, 7 लोग तो एक्स बटा 7 हो गई, ठीक है। इंक्रीज कितनी हुई, एक्स बटा 7 में से एक्स बटा 8 घटा दो, एक्स बटा 56 आएगी। एक्स जुड़ गया, बाकी तो सेम ही है। एक्स बटा 56, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, एक्स बटा 8 थी, कितनी बढ़ गई, वो 7 कट जाएगा, पलट के 1 बटा 7 आ जाएगा। एक्स वाले से कर लो। तीनों तरीकों से 20-25 सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तेजी से करोगे तो, धीरे धीरे करोगे तो लग सकता है टाइम। अगला सवाल, ऑन चिल्ड्रंस डे, ठीक है, बच्चों के दिन, बाल दिवस भी हो सकता है, 14 नवंबर की बात हो सकती है, जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन भी हो सकता है, शायद उसी की बात हो। स्वीट्स वर टू बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 175 चिल्ड्रन इन ए स्कूल, ठीक है। स्कूल में चिल्ड्रन कितने थे दोस्तों, 175 चिल्ड्रन थे, 175 बच्चे थे। उसमें क्या करना है आपको, स्वीट्स बांटनी है, ठीक है। स्वीट्स बांट दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वली बांटनी है, 2-2, 4-4 बांट दोगे, जितनी भी आई हुई उसमें से। एक्चुअली ऑन द चिल्ड्रंस डे 35 चिल्ड्रन वर एब्सेंट। यही चिल्ड्रन डे होता है बच्चों का। बोला आज तो स्कूल की छुट्टी है, कम से कम आज तो छुट्टी मनाएं, उनके लिए तो वही बाल दिवस है। तो वो छुट्टी वाले दिन कई लोग नहीं आते थे। 35 चिल्ड्रन क्या थे, एब्सेंट थे आपके, ठीक है। 35 नहीं आए तो कितने बच गए भाई, प्रेजेंट कितने हो गए, 140 बच्चे आए हुए हैं। अब आप क्या करोगे, दो ऑप्शन है, एक तो इन 140 में बांट दो, दूसरा 35 की उनके घर पे भेजो। तो आप ऐसा तो करोगे नहीं, है ना, एक तो वो एब्सेंट है, तो आप इनमें बांट दोगे। देयरफॉर ईच चाइल्ड गोट 4 स्वीट्स एक्स्ट्रा। इसका मतलब इन्होंने 140 में बांट दी, तो क्या होगा, मिठाइयां तो 175 के लिए लाए थे, मिठाई बच गई, बची हुई क्या हो गई कि आपकी 4 स्वीट्स एक्स्ट्रा आपने इनको दे दी, ठीक है। बची हुई मिठाई दी है ना एक्स्ट्रा आपने, तो 140 बच्चों को आपने 4-4 ज्यादा दे दी, 560 स्वीट, यानी कि ये आपकी बच गई एक्स्ट्रा स्वीट्स, ठीक है। इससे आपको पता लग गया, ये कह रहा है कि फिर उससे 4 आपको एक्स्ट्रा मिल गई हर एक को, तो 140 बच्चों को 4-4 मिल गई, 560। ये कौन सी 560 है भाई, नहीं लाए हो क्या आप, ये वो है जो बच गई, किसके कारण, 35 बच्चों के ना आने के कारण, ठीक है। ये 560 स्वीट्स एक्स्ट्रा थी, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि ये मिठाइयां 35 बच्चों के लिए थी, ठीक है। ये 35 बच्चे थे, ये 35 चिल्ड्रन थे, इनको ये बांटनी थी 560 स्वीट्स, ठीक है। ये नहीं आए तो इन्होंने क्या किया कि 140 जो बच्चे हैं उनमें बांट दी 4-4 एक्स्ट्रा। 35 चिल्ड्रन के लिए 560 मिठाई आई थी, तो एक बच्चे के लिए कितनी आई भाई, आप भाग कर दो 35 से भाग करो आप इसको, 35 से कम 35, 21, 210, 35 सिक्के 210, 16 मिठाई एक बच्चे के लिए आई थी, हमें पता चल गया इससे, 16 मिठाई एक बच्चे के लिए आई थी। टोटल हाउ मेनी स्वीट्स वर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कितनी मिठाइयां अवेलेबल हैं बांटने के लिए, मतलब कितनी आई थी, है ना, कितनी आई थी। 175 बच्चों के लिए मिठाई आई थी, ठीक है। 16 मिठाई एक बच्चे के लिए आई थी, हमें यहाँ पता लगा कि जो बच्ची 560 वो 35 के लिए थी, है ना, 35 नहीं आए थे, तो इनसे पता लगा कि 16 मिठाई एक बच्चे के लिए थी। 16 से गुणा कर दो, 16 पंजे 80, 8, 16 साते 112, 8 120, 12, 16 एकम 16 और 12 28, 2800 मिठाई आई थी आपके पास टोटल, ठीक है। 2800 इस ऑप्शन में नहीं है, नन ऑफ दीज, ये ऑप्शन होगा, कोई बात नहीं। कि 35 बच्चे नहीं आए, ठीक है, तो उनको 4 मिठाई हर बच्चे को एक्स्ट्रा मिल गई, 35 बच्चों को 4 मिठाई, सॉरी 35 नहीं आए तो कितने आए फिर, 140 आए, सॉरी 35 आए नहीं तो 140 आए, और उनको 4-4 मिठाई एक्स्ट्रा मिल गई, 560 मिठाई मिल गई, जो कि आपके 35 बच्चों को मिलनी थी जो एब्सेंट थे। तो एक बच्चे को 16 मिलनी थी, 175 बच्चे थे आपके स्कूल में, तो इस 16 के हिसाब से आप लाए थे, स्टार्टिंग में 2800 मिठाई लाए थे, बस हो गया सवाल। कितने सेकंड लगेंगे, 10 सेकंड लगेंगे आपको इस सवाल में, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका, आप कुछ मान भी सकते हो, ठीक है, या तो टोटल मिठाइयां मान लो आप, या मान लो कि एक बच्चे को पर चिल्ड्रन, आपको वो ज्यादा इजी है, उसमें गुणा करना पड़ेगा, भाग नहीं करना पड़ेगा। टोटल मिठाई मान लोगे तो फिर 175 से भाग करोगे, पर चिल्ड्रन मान लो एक्स, आप एक्स मिठाई लाए थे, ठीक है, तो आपकी मिठाइयां 175 एक्स थी, ठीक है। तो अब आप ये कह रहे हो कि 35 बच्चे एब्सेंट हैं, ठीक है, तो 175 एक्स क्या है, टोटल मिठाइयां हैं। दूसरा तरीका क्या कि आप 140 बच्चे बच गए, उनको आपने बांट दी, कितनी बांट दी, एक्स तो दे ही रहे हो आप, 4 एक्स्ट्रा दे रहे हो आप उनको, ठीक है। एक तरीका आप ये कर सकते हो कि 175 एक्स टोटल मिठाई है, ठीक है। दूसरा तरीका कि 140 बच्चे बच गए, उनको एक्स तो बांट ही रहे हो, प्लस में 4 बांट रहे हो, तो 140 बच्चों को क्या मिलेगी, एक्स जमा 4 मिलेगी, ठीक है।
दोनों ही टोटल है, ये दोनों बराबर में रख दो, इससे भी आपका सवाल आ जाएगा 175x है, ये 140x होगा, उधर जाए घट जाएगा 35x बचेगा, और इधर बचेगा 140 चौके 560, वही आ जाएगा x बराबर 16। x बराबर 16, 175 और 16 गुना कर दो। हो सकता है थोड़ा ये सवाल अरेंज सा ना लग रहा हो आपको, पर मेरा उद्देश्य इसलिए था कि इसमें यहाँ भी लिख दिया, यहाँ भी लिख दिया, ये ऐसे मैंने इसलिए लिखा कि आपको 2-3 तरीके समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप इन 2 तरीकों से सवाल करना। एक तो ये कि जो लेमैन तरीका होता है अपना, कि 35 एब्सेंट थे, 140 आए थे, 4 उनको मिल गई, 560 एक्स्ट्रा मिल गई, किनकी, जो 35 लोग एब्सेंट थे उनकी, तो उनकी मिठाई है ये, तो एक बच्चे को 16 मिली, 175 बच्चों को 2800 मिल गई, या फिर एक्स मान के कर लो। दोनों ही तरीकों में आपका सवाल 20-25 सेकंड में हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमने सिंप्लीफिकेशन के सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से किए। हर सवाल को हमने 2-2 या 3-3 तरीके से किया, वो इसलिए कि आप उसको डीपली समझ पाएं सवाल को, और ऐसा ना हो कि कहीं जाके आप अटक जाएं किसी भी सवाल में, एक भी सवाल आपका मिस हो, क्योंकि 2-3 तरीके आते होंगे तो आप एक तरीका तो आपको याद रह ही जाएगा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बनती है सवाल की इससे, और ऐसे आप करते हो तो आप एक नया तरीका आप और निकालोगे, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा ऐड कर लोगे आप इससे, अगर डीपली करोगे तो ऐसी एक्सरसाइज हम करते रहेंगे सिंपल तरीके से। आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।